वेलकम टू माय चैनल। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अकाउंटिंग में आज अपना जो चैप्टर है वो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज है। कल लास्ट जो अपने चैप्टर किया था वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक था कंपनीज में, जिसमें हमने ये देखा था कि जब कंपनी कंटिन्यूअस लॉस बियर कर रही है तो हम एक कोशिश करते हैं कि उस कंपनी को वाइंड अप होने से बचा सके और उस कंपनी को वापस प्रॉफिट पोजीशन में लेकर आए, यानी उसके लॉसेस को हम राइट ऑफ कर दें। लेकिन कई बार क्या होता है कि लॉस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कंपनी उन लॉसेस को बियर नहीं कर पाती, उन लॉसेस को एक तरीके से कवर नहीं कर पाती है और फिर कंपनी ये डिसाइड करती है कि अब कंपनी को लिक्विडेट यानी कि वाइंड अप हो जाना चाहिए, यानी कंपनी का बंद हो जाना चाहिए। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर हम प्रैक्टिकली एस्पेक्ट पे अगर हम बात करेंगे तो इस केस में कंपनी क्या करेगी? सेल कर देगी अपनी ऑल असेट्स। तो कंपनी अपनी क्या करेगी? जितनी भी एसेट्स है वो उन सबको सेल करेगी और उनसे जो भी मनी रिकवर होगा, जो भी रियलाइज्ड मनी होगा, उससे वो पे कर देगी अपनी ऑल लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहां पर हम जो करने वाले हैं वो अकाउंटिंग करने वाले हैं फॉर द सीक्वेंस ऑफ सेल ऑफ असेट्स एंड पेमेंट टू लायबिलिटीज। यानी यहां पर एक जो कंपनीज एक्ट में जो दिया हुआ है वो बिल्कुल एक सीक्वेंस सीरियल दिया हुआ है कि किस तरीके से आप सेल ऑफ असेट करेंगे और किस तरीके से आप लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। उन सबके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं? लिक्विडेशन का अकाउंटिंग कर सकते हैं। पहला तो है हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, या फिर दूसरा तरीका है एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा और उसका फाइनल स्टेटमेंट हम बना के चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करते हैं तो ये एक स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें हमें सीक्वेंस में ही यानी बिल्कुल सीरियल वाइज ही क्या करना पड़ेगा? सेल ऑफ असेट और पेमेंट टू लायबिलिटीज करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले जो हम लेते हैं वो लिस्ट ए लेते हैं। लिस्ट ए में वो असेट्स हम रखेंगे जो कहीं पर भी प्लेस्ड नहीं है ऑन एनी लायबिलिटी, यानी कि ए लिस्ट में हम उन असेट्स को रखेंगे, उन सेल ऑफ असेट्स को रखेंगे जो असेट्स किसी भी लायबिलिटी के अगेंस्ट में प्लेस्ड नहीं रखी हुई है, यानी गिरवी नहीं रखी हुई है, यानी कि सिक्योरिटी के तौर पे हमने उन असेट्स को लायबिलिटी के पास नहीं रखा है। ठीक है, लिस्ट ए में तो उन असेट्स को रखेंगे। इसके लिए हमें पता कैसे चलेगा? हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा जो लायबिलिटी साइड है वो पूरा चेक करेंगे, क्योंकि उसके आगे लिखा हुआ होगा कि कौन सी असेट्स किस लायबिलिटी के लिए अगेंस्ट में रखी हुई है, प्लेज रखी हुई है। या फिर हम असेट्स के आगे असेट्स को चेक करेंगे, और नहीं तो फिर नीचे जो बैलेंस शीट के नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं कहा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद लिस्ट बी। लिस्ट बी में हम क्या रखेंगे? लिस्ट बी में हम उन असेट्स को रखेंगे जो कहीं ना कहीं गिरवी रखी हुई है, प्लेस्ड रखी हुई है किसी लायबिलिटी को लेके। अब इसमें हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक टेबल हम बनाएंगे जिसमें सबसे पहले हम रखेंगे असेट्स का नाम, कि कौन सी असेट्स जो है वो गिरवी रखी हुई है, सिक्योरिटी के तौर पे रखी हुई है, और उस असेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। यानी आज अगर हम उसको मार्केट में सेल करेंगे तो आज उसका रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगा, हम वो लेंगे। उसके बाद हम लेंगे लोन वैल्यू, यानी कौन सी लायबिलिटी के ऊपर वो गिरवी रखी हुई है तो उस लायबिलिटी की क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर वो लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है, जैसे मान लो जैसे बिल्डिंग के केस में है कि बिल्डिंग हमारी रियलाइजेबल वैल्यू 10 लाख रुपए है, और मान लेते हैं कि हमारी जो लायबिलिटी है वो 8 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए का हमें सरप्लस होगा, क्योंकि लोन का हम 8 लाख रुपए पे कर देंगे बिल्डिंग से, तो रिमेनिंग 2 लाख रुपए हमारे पास सरप्लस बचेगा। लेकिन अगर अपोजिट होता है, मान लो जैसे मशीन का केस है, मशीन की वैल्यू 8 लाख रुपीज है और लोन की वैल्यू 10 लाख रुपीज है, तो इसको हम कहते हैं ये पार्शियल सिक्योरिटी है। पार्शियल सिक्योरिटी क्योंकि ये फुल सिक्योर्ड नहीं है, यानी वो 10 लाख में से केवल 8 लाख रुपए ही सिक्योर्ड है, बाकी के 2 लाख रुपए अनसिक्योर्ड है, जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, तो डेफिसिट को हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट को हम अनसिक्योर्ड लायबिलिटी भी बोल के चलेंगे। अनसिक्योर्ड हो गया ये, क्योंकि जिसके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी हुई है वो अनसिक्योर्ड हो गया। इस तरीके से हमें लिस्ट बी बनानी है अगर कोई गिरवी रखा हुआ है तो।
तो लिस्ट ए और बी जो आती है वो केवल हमारे लिए आती है सेल ऑफ असेट्स के लिए। इन दोनों का जब आप टोटल करेंगे तो वो कहलाएगा ग्रॉस असेट्स। ए और बी का टोटल कर लीजिए, वो ग्रॉस असेट्स कहलाएगा। ये अमाउंट कहलाता है ये कि अवेलेबल अमाउंट है फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज। यानी इसी अमाउंट से आप क्या करोगे, सारी लायबिलिटी को पेमेंट करोगे पर सीक्वेंस वाइज। तो लिस्ट सी से हमारा पेमेंट शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट सी। इसमें आते हैं प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स। यानी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमें सबसे पहले पेमेंट करना होता है। यानी किसी भी लायबिलिटी से पहले सबसे पहले हमें इन्हीं पर्सन को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें आते कौन है, इसमें सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉइज। यानी जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनकी अगर कोई सैलरी, कोई वेजेस, कोई बोनस, कोई कमीशन, कोई ग्रेजुटी, पेंशन कुछ भी अगर पेंडिंग है तो सबसे पहले वो पे किया जाएगा। या उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का कोई टैक्स बाकी है, कोई रेट्स बाकी है तो वो पे किया जाएगा। लेकिन ये दोनों होने चाहिए केवल लास्ट 12 मंथ के। अगर लास्ट 12 मंथ के हैं, 1 ईयर के हैं तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएंगे। अगर कोई सैलरी, वेजेस, टैक्स, रेट्स अगर कोई भी 1 ईयर से पहले का है तो फिर वो प्रेफरेंशियल कैटेगरी में नहीं आएगा, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो प्रीफरेंशियल क्रेडिटर में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 एम्प्लॉइज की सैलरी, वेजेस वगैरह आएंगे। नंबर 2 गवर्नमेंट का जो टैक्स और रेट्स होगा वो आएगा। और नंबर 3 लास्ट 12 मंथ्स के आएंगे। ठीक है, जो भी लास्ट 12 मंथ के अंदर अंदर जो भी ड्यू होंगे वो आएंगे। लिस्ट डी में हम पेमेंट करेंगे डिबेंचर्स को, और डिबेंचर के साथ अगर कोई इंटरेस्ट पेबल होता है तो वो भी हम लेके चलेंगे। इसी के साथ लिस्ट ई लेके चलेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब इस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में क्या क्या आएगा, जो सिक्योर्ड नहीं है वो आएगा। यानी कि जो देखो लिस्ट बी के अंदर जो डेफिसिट था अनसिक्योर्ड, एक तो ये आएगा। ठीक है, अगर किसी लायबिलिटी के लिए कोई भी गिरवी नहीं रखा हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, डिबेंचर लिस्ट डी में आ गया। इसके अलावा अगर कोई नॉन करंट लायबिलिटी होती है तो वो अनसिक्योर्ड में आ जाएगी। और अगर कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मोर देन 1 ईयर पुराना होता है, मतलब मोर देन 1 ईयर यानी 1 साल से ज्यादा पुराना है, तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आएगा। तो यानी कुल मिला के जो बी, सी और डी में नहीं आएगा वो लिस्ट ई में आ गया। बी का डेफिसिट और सी और डी के अलावा जो भी लायबिलिटी बच गई वो सारी लायबिलिटी आपकी ई में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ई के बाद एफ आएगा आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर कोई डिविडेंड साथ में है तो वो भी हम पे कर देंगे, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे करेंगे पेड अप वैल्यू, यानी जो हमने लिया है वो ही हम पे करेंगे। ठीक है, लिस्ट जी इक्विटी शेयर कैपिटल विथ डिविडेंड अगर कोई है तो। ठीक है, इसके बाद अगर कोई वैल्यू बच जाती है तो वो अपना सरप्लस कहलाता है। लेकिन अगर कोई वैल्यू कम पड़ जाती है, यानी कि जो ए और बी का टोटल था वो लिस्ट सी, डी, ई, एफ, जी को पेमेंट करने में अगर कोई अनअवेलेबल वैल्यू हो जाती है या वो वैल्यू कम पड़ जाती है तो उसे हम कहेंगे एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी, यानी ये वैल्यू हम पे नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखो एक क्वेश्चन आपके सामने है कि एक कंपनी है एम लिमिटेड। ठीक है, और उसकी बैलेंस शीट आपके सामने है जिसमें इशूड शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 50,000 इक्विटी शेयर आपके पास है 10 रुपए वाले 5 लाख रुपए के, ये तो इशूड कैपिटल है। लेकिन जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हुआ वो 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला तो हुआ 5 लाख रुपए का, लेकिन उसमें कॉल इन अरियर है 1 लाख रुपए का, यानी टोटल 4 लाख रुपए की तो इक्विटी शेयर है। क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो हम उसका प्रोविजन नहीं करेंगे। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखोगे तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आपके पास दिया हुआ है 1,40,000 का माइनस ब्रैकेट वैल्यू है, तो 140 का तो लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है कंपनी को लॉस है तभी तो वो वाइंड अप में जा रही है। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारे पास सिक्योर्ड लोन दिया हुआ है, डिवेंचर्स दिए हुए हैं 2 लाख रुपए के। शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है 30,000 का और क्रेडिटर्स हमारे पास है 40,000 के। ठीक है, इसी के साथ अगर हम असेट्स को देखेंगे तो असेट्स में हमारे पास दिया हुआ है पीपीई यानी कि
जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसमें टेंजिबल हमारे पास बिल्डिंग दी हुई है 150 की, और प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 2,10,000 का। स्टॉक हमारे पास 95,000 का है। ट्रेड रिसीवेबल में बुक डेट्स हमारे पास 75,000 के हैं, जिसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो जाएगा 10,000, तो रिलाइजेबल वैल्यू हमारे पास 65,000 है, और कैश इन हैंड हमारे पास है 10,000। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है और जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू जो है, आज जो वैल्यू है, रिलाइजेबल जो वैल्यू है वो 1,50,000 और 1,20,000 रेस्पेक्टिवली है। तो ये जो ऊपर की वैल्यू है 150 और 210, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम कंसिडर करेंगे जो नीचे वैल्यू दे रखी है रिलाइजेबल वैल्यू, वो कंसिडर करेंगे। ऑन रियलाइजेशन लॉसेज ऑफ 15,000 आर एक्सपेक्टेड ऑन स्टॉक, यानी स्टॉक में 15,000 रुपए का क्या होगा, लॉस होगा, तो 95 की जगह हमें 80,000 ही रिसीव होंगे। बुक डेट से हमें रियलाइज होंगे 70,000। देखो 75 टोटल थे, मिलने का जो चांस था वो 65 था, लेकिन हमें रिसीव कितने होंगे, 70,000। और जो कॉल इन एरियर है आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 90%, जो कॉल इन एरियर था ऊपर 1 लाख रुपीस का, वो 90% हमें रिसीव हो सकता है, तो रिमेनिंग जो 10% होगा 10,000 रुपीज, वो ही कॉल इन एरियर रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो सिक्योर्ड है अगेंस्ट बिल्डिंग। देखो यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट से क्या है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट के पास सिक्योरिटी में रखी हुई है, यानी कि ये प्लेस्ड असेट्स है। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर हमें दे रखा है टैक्स और वेजेस का 6,000 रुपीज, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है हमारे 2,000 रुपीज। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या बनाना है, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्रिएट करना है। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ऊपर आ जाएगा टाइटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2020, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2020 को ही हम क्या कर रहे हैं, फाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर और अमाउंट का। तो पर्टिकुलर आ गया अपना और ये अमाउंट आ गया। इसके बाद यहां से शुरू कर देंगे हम लिस्ट ए। तो लिस्ट ए को क्या था हमारा, assets which are not specifically placed on any liability, जो किसी भी लाइबिलिटी पे प्लेस्ड नहीं है, वो assets हमें यहाँ पे लेनी है। तो एक बार हम assets का कॉलम ले आते हैं यहाँ पे कि assets कौन कौन सी है हमारे पास। ये सारी assets हमारे सामने हैं, और इन assets की रियलाइजेबल वैल्यू हमें नीचे दी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग को आप नीचे दिया हुआ है कि जो बिल्डिंग है वो बैंक ओवरड्राफ्ट के पास क्या है, सिक्योरिटी में है, तो वो लिस्ट ए में नहीं आएगा, लिस्ट बी में आएगा। बिल्डिंग के बाद है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी नीचे वैल्यू दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1,50,000 दिया हुआ है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी हमारा 150 आ गया नीचे, जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो हमने ले लिया। प्लांट एंड मशीनरी के बाद स्टॉक है, स्टॉक के लिए नीचे कहा था कि 15,000 का लॉस होगा, तो 95 में अगर 15 का लॉस हो जाएगा तो 80,000 का स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक के बाद हमारे पास बुक डेट्स दिए हुए हैं, बुक डेट से हमें रिसीव हो रहा है 70,000, नीचे इन्फॉर्मेशन में है, तो बुक डेट से हमारे पास आ गए 70,000। उसके बाद कैश हमें दिया हुआ है यहाँ पे 10,000 रुपए का 10,000, तो 10,000 का कैश एज इट इज रहेगा। और एक लाइन इसने कहा था कि जो कॉल इन अरियर है वो 90% हमें रियलाइज हो जाएगा। तो कॉल इन अरियर आप देख सकते हो ऊपर 1 लाख रुपीज का कॉल इन अरियर है, ये कॉल इन एरियर 1 लाख का है, इसमें से 90% अगर हमें रिसीव होगा तो वो भी हमारी एसेट्स है, तो रियलाइज्ड फ्रॉम एरियर हो जाएगा 90,000। तो इस तरीके से टोटल ए लिस्ट से हमें 4 लाख रुपए मिल चुके हैं। 1,50,000 हमें मिल चुका है प्लांट एंड मशीनरी से, 80,000 हमें मिल चुका है स्टॉक से, 70,000 मिल चुका है बुक डेट से, 10,000 का कैश हमारे पास है, और एरियर से हमें मिल जाएगा 90,000। तो बिल्डिंग को छोड़ के सारी एसेट्स ने ए लिस्ट में रख दी, जिससे 4 लाख रुपए रिसीव हुए हैं। उसके बाद लिस्ट बी की बात आएगी। लिस्ट बी में वही हमने टेबल बना लिया, क्योंकि लिस्ट बी में वो एसेट्स आती है जो हम पर्टिकुलर किसी लाइबिलिटी पे गिरवी रखते हैं। तो एसेट्स का नाम क्या है, एसेट्स का नाम बिल्डिंग है। किस पर है वो, बैंक ओवरड्राफ्ट पर है। बिल्डिंग की जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 120 है, जो नीचे इंफॉर्मेशन में गिवन है, ये नीचे इंफॉर्मेशन में गिवन है प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो जो सेकंड वैल्यू है वो बिल्डिंग की है 120,
तो 1,20,000 रिलाइजेबल वैल्यू है बिल्डिंग की। बैंक ओवरड्राफ्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन में 30,000 का है ऊपर, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की जो वैल्यू है वो 30,000 आ गई। तो आप देख सकते हो असेट्स की वैल्यू ज्यादा है, लायबिलिटी की वैल्यू कम है, तो ये फुल्ली सिक्योर्ड है। फुल्ली सिक्योर्ड इसलिए है क्योंकि जो लोन वैल्यू है उससे भी ज्यादा हमने असेट्स को गिरवी रखा हुआ है। तो 90,000 हमारे पास सरप्लस रहेगा, डेफिसिट कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी असेट्स गिरवी नहीं रखी हुई है, तो सरप्लस को हम लिस्ट ए में जोड़ देंगे। सरप्लस को लिस्ट ए में जोड़ दिया जाएगा 90,000। तो टोटल लिस्ट ए और बी का जो टोटल आएगा सरप्लस यानी ग्रॉस असेट्स, वो हमारा होगा 4,90,000। इसका मतलब कंपनी के पास 4,90,000 का फंड अवेलेबल है लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम पे करेंगे लिस्ट सी से। तो लिस्ट सी से हम पेमेंट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिस्ट सी में हम पेमेंट करेंगे प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स को। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ऊपर करंट लायबिलिटी में तो केवल हमें क्रेडिटर दिया हुआ है 40,000 का। अब इसमें ये नहीं पता कि इसमें कितने तो अनसिक्योर्ड है, कितने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं, ये नहीं पता। तो नीचे इंफॉर्मेशन में इन्होंने कहा है कि जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं वो 6,000 के हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर फॉर टैक्सेस एंड वेजेस आर 6,000। तो इस 40,000 में 6,000 तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड है, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को अपन 6,000 पेमेंट कर देंगे। तो 4,90,000 में अगर हम 6,000 का पेमेंट कर देंगे तो अब हमारे पास बचेगा 484, जिसको हम कहेंगे एस्टिमेटेड सरप्लस, क्योंकि अभी तक प्लस वैल्यू है। एस्टिमेटेड सरप्लस अवेलेबल फॉर डिवेंचर, क्योंकि अब हम डिवेंचर को पेमेंट करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे और शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। उसके बाद बात आएगी लिस्ट डी। ये नाम से बहुत इजीली याद हो जाएगा, डी फॉर डिवेंचर। डिवेंचर के साथ अगर इंटरेस्ट हुआ तो पेमेंट करेंगे। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरेस्ट का कोई मेंशन नहीं है। तो जो डिवेंचर की वैल्यू है 2 लाख रुपए, ऊपर ही ऊपर डिवेंचर की जो वैल्यू 2 लाख रुपए है वो हम पे कर देंगे। तो 484 में अगर हम 2 लाख रुपए और पे कर देंगे तो अब हमारे पास बचेगा 284। ये कहलाएगा एस्टिमेटेड सरप्लस अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर्स। अब लिस्ट ई में आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में वो सारे क्रेडिटर ले लो जो प्रेफरेंशियल नहीं है और जो सिक्योर्ड नहीं है। तो अगर मैं करंट लायबिलिटी को देखूं तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमारा फ्री हो गया, क्योंकि वो लिस्ट बी में ही पेमेंट हो गया था, क्योंकि इसके अगेंस्ट तो बिल्डिंग गिरवी थी। तो ये सिक्योर्ड था, अनसिक्योर्ड नहीं था। क्रेडिटर जो हमारे 40,000 है, इसमें से 6,000 रुपीज के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर थे, तो रिमेनिंग केवल 34,000 ही ऐसे हैं जो अनसिक्योर्ड है। तो 284 में अब आप पे कर दो 34,000 का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो आपके पास अब बचेगा 2,50,000। अब लिस्ट ई के बाद लिस्ट एफ आती है जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की होती है। हालांकि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो निल हो गया। और लिस्ट जी जो आएगी वो अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल होगी जो कि 5 लाख रुपए है, ठीक है। ये 5 लाख रुपए की हमारी इक्विटी है। लेकिन इसके साथ क्या है, कॉल इन अरियर जो 1 लाख का था उसमें से 90,000 तो रिसीव हो जाएगा, तो केवल 10,000 का कॉल इन अरियर जो है वो नहीं मिलेगा। तो हमारे पास जो रिसीव होगा वो 490 रिसीव होगा। तो 490 का हम पेमेंट करेंगे, लेकिन टोटल पेमेंट तो हमारे पास 250 है। तो 250 में से 490 का पेमेंट नहीं हो सकता, तो 250 का पेमेंट कर देंगे। बाकी जो 2,40,000 बचेगा वो हमारा कहलाएगा एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार किया जाएगा। लिस्ट ए और बी में हम असेट्स रखेंगे। फर्स्ट वाली लिस्ट में रखेंगे, ए में रखेंगे जो असेट्स कहीं पर भी प्लेज नहीं है, बी में रखेंगे जो असेट्स प्लेज्ड है। उसके बाद पेमेंट करेंगे लिस्ट सी डी ई एफ जी। तो सबसे पहले पेमेंट होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, फिर लिस्ट डी में पेमेंट हो जाएगा डिबेंचर का, ई में पेमेंट हो जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, और एफ और जी में पेमेंट हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स कैपिटल का, ठीक है। तो इसके इस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, ये पूरी शीट तैयार कर सकते हैं जो आपको ये बताएगी कि लिक्विडेशन के समय कंपनी ने कब कितना तो वसूली की है, यानी कितनी रिलाइजेबल वैल्यू रिसीव की है, और कितनी लायबिलिटी को वो पे कर पाए हैं और कितनी लायबिलिटी को वो पे नहीं कर पाए हैं, ठीक है।